हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस बलिया। तो आज हम फिर आपके सामने आए हैं और इम्यून सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आए हैं। और आज का जो टॉपिक है, टाइटल है, वो है एंटीजन प्रोसेसिंग एंड इट्स प्रेजेंटेशन। तो पिछले क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि आपकी कुछ स्पेशल डब्ल्यूबीसी सेल्स होती हैं, जैसे बी सेल, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स। ये सेल्स बैक्टीरिया या पैथोजेंस को निगल जाती हैं, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करके उसका एंटीजेनिक पेप्टाइड को अपने स्पेशल रिसेप्टर MHC पे प्रेजेंट करने का कार्य करती हैं। प्रेजेंट इसलिए करती हैं ताकि दूसरे डब्ल्यूबीसी उस एंटीजन के पेप्टाइड को पहचान सके और जितने भी दूसरे पैथोजेंस शरीर में प्रवेश कर गए हैं बचे हुए, उन सारे पैथोजेंस को भी वो डब्ल्यूबीसी किल कर सके। तो जो भी हमने पढ़ा पिछले क्लास में, जैसे एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स में या सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स चैप्टर में, उसमें आपने देखा कि कोई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है जो माइक्रोब्स को इंगल्फ कर रही है, उसको डाइजेस्ट कर रही है और उसके बाद उसके पेप्टाइड को अपने रिसेप्टर MHC, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर प्रोटीन पे प्रेजेंट कर रही है और प्रेजेंट करके कोशिश कर रही है कि उन सारे कीटाणुओं से आपके शरीर की रक्षा की जाए। लेकिन देखिए, जो ऊपर से बात की जाती है तो चीजें बहुत आसान लगती हैं, लेकिन इसका अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे देखा जाए तो थोड़ा सा वो क्रिटिकल हो जाता है। आज मैं वही मॉलिक्यूलर लेवल की बातें आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे कोई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल किसी माइक्रोब्स को इनगल्फ करती है, उसको डाइजेस्ट करती है, उसके पेप्टाइड को अपने रिसेप्टर पे लोड करती है, देन उसको मेम्ब्रेन तक पोस्ट करती है, यानी प्रेजेंट करती है। ये सारी चीजें हम देखेंगे। मैंने आपको पिछले क्लासेस में एक बात और बताया था कि आपके शरीर में जो माइक्रोब्स या फॉरेन पार्टिकल आते हैं उसके दो सोर्स हैं। एक एक्सोजीनस, यानी कि आपके आसपास जितना भी इन्वायरमेंट होगा उस वातावरण से वह कीटाणु आपके शरीर में प्रवेश करता है। यदि ऐसा हो रहा है, यदि बाहरी वातावरण से कोई एंटीजन या कोई माइक्रोब्स या फॉरेन पार्टिकल आपके शरीर में प्रवेश करता है, तो उसको प्रेजेंट करने का, उसको प्रोसेस और प्रेजेंट करने का जो पाथवे है वो अलग होता है, उसे एक्सोजीनस पाथवे हम कहते हैं। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि आपके शरीर में भी दिन रात ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स बनते हैं जो गलती से बन जाते हैं, बाय मिस्टेकनली म्यूटेंट फॉर्म बन जाता है और वो प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है आपके बॉडी में, तो उसको भी डिग्रेड किया जाता है। या इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं जो आपके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो आपके शरीर के किसी स्पेशल रिएक्शंस को कंडक्ट कराते हैं, प्रोसेस को कंडक्ट कराते हैं, लेकिन जैसे ही वो प्रोसेस कंडक्ट हो जाता है, अब उस प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है, तो उसको रिमूव करने के लिए भी आपकी डब्ल्यूबीसी कार्य करती है। ये सारा जो प्रोटीन होगा वो आपके सेल के अंदर स्वयं डेवलप हो रहा है और इसको डिस्ट्रॉय करने का जो प्रोसेस है उसको हम एंडोजीनस पाथवे के थ्रू देखेंगे। तो आज मैं दोनों चीज आपको बताने वाला हूं कि अगर शरीर के अंदर स्वयं एंटीजन उत्पन्न हो रहा है तो उसको कैसे प्रोसेस करके उसको मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट किया जा रहा है, और अगर बाहर से कोई आ रहा है तो उसको कैसे प्रोसेस करके उसको मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट किया जाएगा। हाँ, दोनों में अलग अलग है, याद रखिएगा। जो शरीर के अंदर उत्पन्न होता है एंटीजन, उसको डाइजेस्ट करके प्रोसेस करके MHC फर्स्ट रिसेप्टर पर प्रेजेंट किया जाता है, जबकि बाहर से कोई अगर आता है एंटीजन तो उसको डाइजेस्ट और प्रोसेस करके MHC सेकेंड रिसेप्टर पर प्रेजेंट किया जाता है। हम एक एक पाथवे को पूरी डिटेल और बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे आज। तो आइए आपको ले चलता हूं मैं उस पाथवे की ओर। मैंने एक सेल बना रखा है, आपके सामने ये दिख रहा है, एक सेल मेम्ब्रेन है और मैंने इस सेल को दो भाग में ऐसे सेपरेट कर रखा है, पार्टीशन कर रखा है। इसका मेन उद्देश्य यह है, मैं ये दिखाना चाहता हूं कि कैसे एंडोजीनस पाथवे के थ्रू किसी किसी एंटीजन को प्रोसेस किया जाएगा और उसको प्रेजेंट किया जाएगा, और कैसे बाहर से कोई अगर एंटीजन आता है तो उसको प्रोसेस करके उसको बाहर प्रेजेंट किया जाता है। तो एक तरफ राइट साइड में हमारा है एक्सोजीनस पाथवे, लेफ्ट साइड में हमने रखा है एंडोजीनस पाथवे। यहां MHC फर्स्ट रिसेप्टर पे हमें लोड करना है एंटीजन को, और यहां पे हमें MHC सेकेंड रिसेप्टर पे प्रेजेंट करना है पेप्टाइड को, यानी एंटीजेनिक पेप्टाइड को।
तो आइए आपको दिखाता हूं कैसे क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एंडोजीनस पाथवे। आप देख रहे हैं कि यहां पे एक प्रोटीन है। ओके, ये प्रोटीन जो है ये अनवांटेड प्रोटीन है, ये सेल के अंदर इलीगली बन गई है, या अब इसका प्रोटीन बना है तो अब इसका कोई काम नहीं है, अब इसको डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये रहेगा तो वो रिएक्शंस और प्रोसेस को कराते रहेगा जिसकी जरूरत अब नहीं है। तो इसको डाइजेस्ट करना बहुत जरूरी है। इसको कैसे डाइजेस्ट किया जाता है ये आपको बताते हैं। देखिए प्रोटीन है और इसमें एक बीच में लाइसिन अमीनो एसिड है, उसके ईटा कार्बन पे जो अमीन ग्रुप होता है साइड चेन में, उसको पहले यूबिक्विटिन जो कि एक छोटी छोटी ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, यूबिक्विटिन प्रोटीन से जोड़ा जा रहा है। देखिए यूबिक्विटिन प्रोटीन से जोड़ दिया गया। इस कार्य को कौन करता है? इस कार्य को यूबिक्विटिनेटिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स परफॉर्म करते हैं। ये एंजाइम्स यूबिक्विटिन को उस प्रोटीन के लाइसिन के ईटा अमीन ग्रुप से जोड़ने का कार्य करते हैं। इसके अलावा इन्हें इस कार्य के लिए खर्चे की भी जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। उसके लिए वो क्या करते हैं? एटीपी को ब्रेक करते हैं और जो एनर्जी निकलती है उससे ये रिएक्शन को परफॉर्म कराते हैं, कंडक्ट कराते हैं। इसके बाद ये जो प्रोटीन जब यूबिक्विटिन नाम के प्रोटीन से जुड़ जाती है तो वो यूबिक्विटिन प्रोटीन्स क्या करती हैं? इस प्रोटीन को गाइड करती हैं और उसको प्रोटीन क्रशर, जिसको हम प्रोटियोसोम भी कहते हैं, जो कि 3 सब यूनिट का बना होता है। इसका 2 सब यूनिट जो है एमएससी सेकेंड वाली जो जीन्स होती है डीएनए में, उन जीन से बनता है जिनका नाम LMP2 और LMP7 है। और एक प्रोटीन सब यूनिट जो है नॉन एमएससी जीन से बनता है LMP10। यह जो प्रोटियोसोम है जिसको मैंने अभी जस्ट बताया कि ये प्रोटीन क्रशर है, उसके अंदर यूबिक्विटिन उस प्रोटीन को लेके प्रवेश कर जाती है। जैसे ही उसके अंदर प्रवेश करती है, प्रोटीन क्रशर से नाम आपको समझ में आ रहा होगा, वो क्रश कर देगी, उसको तोड़ देगी, डाइजेस्ट कर देगी। और वो क्या करती है? प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ देती है। ये जो पेप्टाइड्स होते हैं इसको अब हम क्या कहेंगे? एंटीजेनिक पेप्टाइड्स, जो कि कम से कम 8 या अधिक से अधिक 10 अमीनो एसिड का बना होता है। तो ये जो पेप्टाइड है वो 8 से लेकर 10 अमीनो एसिड्स का बना होता है। इसके बाद अब ये जो पेप्टाइड है ये साइटोप्लाज्म में है। इसे कहां ले जाना है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और उसके लिए इसे किसी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी। और उस कार्य के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन है ट्रांसपोर्टर, जिसको हम टैप प्रोटीन कहते हैं, यानी ट्रांसपोर्टर ऑफ एंटीजन प्रेजेंटेशन। एंटीजन को प्रेजेंट करने वाला ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है। ये क्या करता है? इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंट्री दिलाता है। ये जो आपका ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है ये हेट्रोडाइमर है, 2 डिफरेंट टाइप के सब यूनिट से बना होता है। एक है टैप 1, दूसरा है टैप 2। ये दोनों प्रोटीन जो है टैप 1 और टैप 2, इनका जो साइटोप्लाज्म की ओर साइट है, ये जैसे ये वाला पार्ट जो बाहर की ओर निकला है साइटोप्लाज्म की ओर, इसमें एटीपी को ब्रेक करने की क्षमता होती है, यानी एटीपेज क्षमता है। ये एटीपी को तोड़कर एनर्जी लेकर इस पेप्टाइड को अंदर प्रवेश दिलाते हैं, यानी कुछ इस तरह से ये एटीपी को तोड़ के और एनर्जी प्राप्त करके आपके पेप्टाइड को अंदर की ओर पुल कर लेते हैं, खींच लेते हैं। ओके ओके, अब सवाल यह है कि यह पेप्टाइड को, ये जो एंटीजेनिक पेप्टाइड है, इसे हमें एमएससी रिसेप्टर पे लोड करना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के ल्यूमेन में मेम्ब्रेन से अटैच आपकी एमएससी रिसेप्टर, अल्फा एमएससी रिसेप्टर, अल्फा सब यूनिट जो एमएससी रिसेप्टर का होता है, वो पहले से एक प्रोटीन के साथ में, नाम है उसका कैलनेक्सिन। कैलनेक्सिन प्रोटीन के साथ ये अल्फा सब यूनिट एमएससी रिसेप्टर फर्स्ट का एसोसिएटेड फॉर्म में रहती है। लेकिन थोड़े देर बाद इस कैलनेक्सिन को हटाकर आपका कैलरेटिकुलिन आ जाती है। ये जो है आपकी कैलरेटिकुलिन है। ये कैलरेटिकुलिन के आते ही कैलनेक्सिन हट जाती है और कैलरेटिकुलिन के साथ साथ बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, जो कि एमएससी रिसेप्टर फर्स्ट का पार्ट है। पहले मैंने बताया था अल्फा सब यूनिट था कैलनेक्सिन के साथ,
तो ये इनकम्प्लीट था रिसेप्टर। अब इसका पार्टनर बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन आ गया, कैलनेक्सिन को हटा दिया गया, कैलरेटिकुलिन बीटा माइक्रोग्लोबुलिन ये आ गया, प्लस एक और मदद करने वाला आ गया टैप्सिन। ये प्रोटीन भी टैप्सिन यहां बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि लोडर का कार्य करेगी। कैसा लोडर? देखिए, ये जो पेप्टाइड अंदर प्रवेश किया है, इसको इसके अल्फा सब यूनिट पे, एमएससी रिसेप्टर के अल्फा सब यूनिट पे लोड करने में हेल्प करेगी। लोड करना है उसको, इस कार्य में ये सहयोग करेगी। कैसे सहयोग करेगी? तो ये जो टैप्सिन प्रोटीन है, ये टैप प्रोटीन को इसकी ओर खींचने लगता है। किसकी ओर? अल्फा सब यूनिट की ओर। उसको पुल करता है। मैंने लिखा है पुल एटीपी टैप क्लोज टू अल्फा एमएससी फर्स्ट टू लोड पेप्टाइड। उसको क्या करता है? इस टैप प्रोटीन को खींचने लगता है, ताकि जिस पेप्टाइड को वो लेके अंदर पुश कर रहा है, उसको डायरेक्टली किस पे ट्रांसफर कर दे? अल्फा सब यूनिट पे ट्रांसफर कर दे। जैसे ही आपका एमएससी सब यूनिट के अल्फा सब यूनिट पे पेप्टाइड लोड होता है, इस टैप्सिन का काम खत्म, इस कैलरेटिकुलिन का काम खत्म हो गया। अब वो वहां से अलग हो जाते हैं। वो एमएससी रिसेप्टर अल्फा और बीटा माइक्रोग्लोबुलिन को छोड़ देता है। कहता है भैया, हम तो तुम्हारी सहायता करने आए थे, पेप्टाइड को लोड कराना था। आपका पेप्टाइड लोड हो चुका है, सो अब हम यहां से हटते हैं। कुछ इस तरह से वो साइड ले लेते हैं। एक चीज और देखा गया है, एक एडिशनल प्रोटीन होती है चैपरोन प्रोटीन ERP57। ये क्या करती है? टैप्स और कैलरेटिकुलिन के साथ में वर्क करती है, उनकी मदद करती है। ये एडिशनल प्रोटीन देखा गया है। ओके, अब क्या हुआ? अब ये जो एमएससी अल्फा सब यूनिट जो था एमएससी फर्स्ट रिसेप्टर का, उस पे पेप्टाइड लोडेड है, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन साथ में है, और आपकी जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, उसमें से एक वेसिकल फॉर्मेशन होता है और वहां से बड ऑफ होके निकल जाता है। अब इसे कहां जाना है? गोल्जी बॉडी में। गोल्जी बॉडी से फिर कहां जाना है? वेसिकल फॉर्मेशन करके पहुंचना है कहां? मेम्ब्रेन पे। तो देखिए, ये पहले गोल्जी बॉडी में आया, देन उसके बाद वेसिकल फॉर्मेशन हुआ, फिर वेसिकल जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो गई और इस रिसेप्टर को मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट कर दिया। तो यहां पे एक चीज छूट रहा है, मैं भूल गया हूं, यहां मैं बना देता हूं बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, ये भी साथ में रहेगा। और देख सकते हैं आप, पेप्टाइड को बाहर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट कर दिया गया है। तो इस तरह से आपका जो सेल के अंदर खुद अनवांटेड प्रोटीन्स डेवलप होते हैं, उसको प्रोसेस्ड करके स्टेप वाइज मैनर में कई सारे हेल्पिंग प्रोटीन्स की मदद से मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट किया जाता है। इसलिए इसको एंडोजीनस पाथवे कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग उस कीटाणु की, उस प्रोटीनियस पार्ट की, उस एंटीजन की जो सेल के अंदर उत्पन्न नहीं होता, सेल के अंदर बाहर से एंट्री करता है। तो आपकी जानकारी के लिए कुछ और बताना है। ये देखिए, यहां मैंने एक प्रोटीन बना रखा है, ये बाहर से सेल के अंदर आने वाला है, लेकिन इससे पहले, सेल के अंदर आने से पहले कुछ प्रिपरेशंस होते हैं, वो भी जरा एक झलक देख लिया जाए। आपका जो एमएससी सेकेंड रिसेप्टर है, ये एमएससी सेकेंड रिसेप्टर, ये आपका 2 बीटा और 2 अल्फा सब यूनिट का बना होता है। और इसका जो ये कैविटी है, जहां पे वो पेप्टाइड को बाइंड करेगा, उसे ब्लॉक करके रखा गया है एक प्रोटीन के द्वारा, जिसका नाम है इनवेरिएंट चेन। उसको ब्लॉक करके रखा गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब सवाल बनता है, क्यों इसको ब्लॉक किया गया? आखिर वो खुला रहेगा तभी तो पेप्टाइड को लोड किया जाएगा। सवाल ये है, प्रॉब्लम ये है, इसको ब्लॉक करने का कारण ये है कि यदि ये खुला रहा तो हो सकता है ये वाला पेप्टाइड इस पे लोड हो जाए, तो ये कार्य ना हो, इसलिए वो क्या करता है, एंडोजीनस पेप्टाइड को ब्लॉक करता है, उसको यहां बाइंड करने से रोकने की कोशिश करता है। और ये इनवेरिएंट चेन इसके साथ साथ ब्लॉक करके वेसिकल फॉर्मेशन करके ईआर से बाहर निकल आता है। ईआर से बाहर निकलने के बाद ये गोल्जी बॉडी में फ्यूज हो जाता है।
गोल्जी बॉडी में एक घटना होती है, एक एंजाइम इसको तोड़ देती है। किसको? आपके इनवेरिएंट चेन को। और उसका एक टुकड़ा यहीं पे रहता है उसके क्लेफ्ट में, और बाकी जो टुकड़ा है वो निकल जाता है और सेल में डाइजेस्ट हो जाता है। अब सवाल है इस टुकड़े को रखने का क्या उद्देश्य है, क्यों नहीं पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया गया? तो उसका कारण ये है कि ये जो टुकड़ा है ये तब हटेगा जब एंटीजन का पेप्टाइड उसके पास आएगा, एक्सचेंज होगा। दूसरी बात, ये पेप्टाइड के पास अभी भी क्या है? सिग्नल सीक्वेंस है, जिसकी मदद से ये गोल्जी बॉडी से बाहर निकलेगा और एंडोसोम के साथ फ्यूज करेगा। अगर ये हटा दिया जाए तो ये जो आपकी वेसिकल बन के निकल रही है आपके गोल्जी बॉडी से एमएससी रिसेप्टर के साथ, ये कभी भी एंडोसोम के साथ फ्यूज नहीं कर पाएगी और उसके पेप्टाइड को अपने क्लेफ्ट पे लोड कर पाएगी। ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि बिना पता के चिट्ठी टारगेट आदमी तक नहीं पहुंच सकता। अगर चिट्ठी पे लिखा गया एड्रेस मिट गया तो वो चिट्ठी कभी उस मनुष्य तक नहीं पहुंचेगा, उस पते पे नहीं पहुंचेगा जहां उसे भेजना चाहते थे हम। तो यूं समझिए कि ये जो टुकड़ा है, इनवेरिएंट चेन का जो टुकड़ा है, ये एक तो उसको ब्लॉक करके रखा है ताकि पेप्टाइड आएगा तो भैया हम सीट छोड़ेंगे ताकि वो भाई साहब बैठ सकें। दूसरी बात, इसके पास सिग्नल सीक्वेंस है जो इस वेसिकल को कहां पहुंचाएगा? एंडोसोम में फ्यूज करने में हेल्प करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, इसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात, अब आते हैं, मान लीजिए वेसिकल बन गया, अब एंडोसोम की तैयारी हो रही है कि उसके साथ फ्यूजन करेंगे, लेकिन एंडोसोम बनाना पड़ेगा ना पहले। तो आप देखिए ये एंटीजन है, मान लीजिए बैक्टीरिया है, उसका प्रोटीन है। अब ये क्या हो रहा है कि सेल उसको निगल रही है। कैसे निगल रही है? एंडोसाइटोसिस करके। देखिए क्लैथरिन प्रोटीन्स हैं जो मेम्ब्रेन पे भीतर से क्या करती है? बाइंड करती है और उस मेम्ब्रेन को अंदर की ओर खींचती है। जब अंदर की ओर खींचेगी तो बाहर वाला जो भी प्रोटीन उसके साथ अटैच होगा वो अंदर स्वयं आ जाएगा। तो इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस, सेल के अंदर ले लेना। तो क्लैथरिन प्रोटीन्स ने क्या किया? आपके एंटीजन के पेप्टाइड को यानी प्रोटीन को अंदर ले लिया। अब इसके बाद क्या हुआ? ये लाइसोसोम, आप अच्छी तरह जानते हैं हर सेल में लाइसोसोम होता है। और लाइसोसोम में क्या होती है? लाइसोसोम में 40 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। मतलब ऐसे गजब न्यूक्लियस, प्रोटीएस, कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज, तमाम डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स जो वाटर की मदद से किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल को डाइजेस्ट करने की क्षमता रखता है, वो सब आपके लाइसोसोम में होती है। और दूसरी बात, लाइसोसोम की पीएच जो है बड़ी एसिडिक होती है, 4 से लेके 4.5 तक चला जाता है। अब सवाल यह है कि ये लाइसोसोम इसके साथ फ्यूज करेगा। क्यों? ताकि इसके एंजाइम से इस प्रोटीन का डाइजेशन हो सके, उसको तोड़ा जा सके पेप्टाइड्स में, ताकि एंटीजेनिक पेप्टाइड डेवलप हो सके। तो देखिए ये लाइसोसोम इसके साथ फ्यूज कर रहा है और यहां पे ये फ्यूज हो रहा है। फ्यूजन के फलस्वरूप क्या हो रहा है? देखिए ये फ्यूजन हो गया जिसका पेप्टाइड बना। उसके बाद ये जो है वेसिकल जिसमें रिसेप्टर था वो इसके साथ फ्यूज करेगा और यहां बना दिया क्या आपका? एक बड़ा सा कंपार्टमेंट जिसके अंदर ये रिसेप्टर प्रोटीन भी है और ये डाइजेस्टेड पेप्टाइड है जिसे इस पे लोड किया जा चुका है। मीनवाइल ये जो टुकड़ा था क्लेफ्ट उसको डाइजेस्ट किया जा चुका है क्योंकि एंजाइम्स उसमें है। ओके। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जैसे क्लोरोक्विनोन, वो क्या करता है कि लाइसोसोम का अगर वो सेल के अंदर आ जाए तो लाइसोसोम के पीएच को बंद करो। तो कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जैसे क्लोरोक्विनोन, अगर वो आपका सेल लेता है यानी सेल के अंदर प्रवेश करता है तो क्लोरोक्विनोन क्या करती है कि इस कंपार्टमेंट की एसिडिटी को घटा देती है यानी पीएच को बढ़ा देती है। अगर पीएच बढ़ जाता है तो फिर ये एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, ये एंटीजन का पेप्टाइड जो है यहाँ पे लोड नहीं हो पाएगा और ये जो क्लिप है वहां से निकल नहीं पाएगी, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि इसका पीएच घटे यानी ये एसिडिक कंडीशन में आए ताकि इस क्लिप को डाइजेस्ट किया जा सके, ये जगह खाली हो और इस पेप्टाइड को लोड किया जा सके। इस कार्य में एक प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, नाम है उसका HLA-DM। ये क्या करती है
क्लिप को हटाकर पेप्टाइड को लोड करने का कार्य करती है। एक बात और आपको बता दूं कि ये HLA-DM प्रोटीन जो है, जो लोडर है, जो एक्सचेंजर है, इसको भी रोकने वाली एक प्रोटीन होती है HLA-DO। ये क्या करती है, इनहिबिट करती है HLA-DM को कि वो पेप्टाइड को लोड कर सके। तो ये इनहिबिटर है, हमें ये जानना होगा। प्लस मैंने बताया कुछ मेडिसिन क्लोरोक्विनोन, ये इसकी बेसिसिटी बढ़ा देंगे अगर, तो फिर ये एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। खैर, इस वक्त हम फिगर में देख रहे हैं कि ये एक्सचेंज हो चुका है और आपकी पेप्टाइड जो है एंटीजन की वो लोड हो चुका है MHC रिसेप्टर पे। इसके बाद उसे मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट कर दिया जाएगा। तो आज मैंने जो आपको बताना था वो मैंने आज आपको बता दिया कि कैसे सेल के अंदर खुद प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, डेवलप होता है, और वो अनवांटेड है तो उसको कैसे प्रोसेस करके मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट किया जा रहा है, और अगर बाहर से कोई प्रोटीन अंदर प्रवेश करती है तो उसको कैसे प्रोसेस करके उसे प्रेजेंट किया जा रहा है MHC सेकेंड रिसेप्टर पे। तो आज की क्लास में यही था सिर्फ आपका, एंटीजन को कैसे प्रोसेस करेंगे, एंटीजन को कैसे मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा अब अगले क्लास में मैं आपको लेके आऊंगा टॉपिक, वो होगा MHC प्रोटीन्स के बारे में, कि MHC फर्स्ट सेकेंड प्रोटीन क्या होती हैं, कैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, कौन से जीन्स के द्वारा ये बनते हैं, वो जीन्स कहाँ पाए जाते हैं, और क्या ये सिर्फ दो ही प्रकार की होती हैं, MHC फर्स्ट MHC सेकेंड, या कुछ और भी प्रकार होता है, और इनका लास्ट में होता क्या है। जब ये प्रेजेंट हो जाते हैं, प्रोटीन को प्रेजेंट कर देते हैं, एंटीजन पेप्टाइड को प्रेजेंट कर देते हैं, तो प्रेजेंटेशन के बाद, सिग्नलिंग के बाद इनका भविष्य क्या है, क्या वो मेम्ब्रेन पे हमेशा के लिए इंटीग्रेटेड रहते हैं या उसे सेल डाइजेस्ट कर देती है। तो ये सारी चीजें हम अगले लेक्चर क्लास में देखेंगे। और आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू, आपने क्लास अटेंड किया, और फिर से नेक्स्ट क्लास में आप आइएगा, आपको MHC के बारे में हम बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।